हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानोगे कि अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है। हम ब्रह्मांड के इतने सारे रहस्य को सुलझा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर पृथ्वी की सीमा कहां पर ख़त्म होती है और अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है। मैं मान सकता हूं, पर क्या आपके लिए विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा। लेकिन चश्मे वैज्ञानिक अभी भी क्लियर रूप से नहीं जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल कहां से समाप्त होता है। इसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग मैट्रिक बनाए गए हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा माना गया मैट्रिक है एक ऐसी इमेजरी मैट्रिक लाइन जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर से गुजरती है, और उस लाइन के ऊपर जितना भी एरिया है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। अब ये लाइन किसने बनाई और इस लाइन को क्या देखकर यूज किया गया, ये हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट को आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वह एक एस्ट्रोनॉट द्वारा इंटरनेशनल स्टेशन से ली गई थी। इस तस्वीर को 31 जुलाई 2011 को खींचा गया था, और इस फोटो की खास बात यह है कि आप इसमें बहुत क्लियरी पृथ्वी से वायुमंडल लेयर्स को अलग अलग देख सकते हैं। अगर आप अपनी सीधी नॉर्मल आंखों से देखेंगे तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि यह तस्वीर एक कैमरे के द्वारा ली गई है, इसलिए आप हवा की अलग अलग लेयर को इतनी साफ तरीके से देख पा रहे हैं। इस समय अंतरिक्ष में काफ़ी सारी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे लिए हानिकारक भी बनते जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही ऐसा भी समय आने वाला है जब नॉर्मल इंसान भी वेकेशन मनाने के लिए अंतरिक्ष में जाया करेंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो भी लोग टिकट लेकर अंतरिक्ष में घूमने जाया करेंगे उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाएगा या नहीं? दरअसल ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वह एक इमेजरी लाइन को पार करते हैं या नहीं। इमेजरी लाइन को वैज्ञानिक कार्बन लाइन नाम से बुलाते हैं। ये लाइन पृथ्वी के सर्कल से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस लाइन के ऊपर से ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसके नीचे जितना भी एरिया है वह पृथ्वी कहलाता है, और इसके ऊपर का जितना भी एरिया है उसे हम आउट ऑफ स्फीयर बुलाते हैं। अगर आप 100 किलोमीटर की ऊंचाई को ब्रह्मांड के जरिए से देखें तो यह बिल्कुल एक चींटी समान है, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पर सवाल यह है कि वैज्ञानिक ने इस लाइन को पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड करने के लिए क्यों यूज किया। इसका उत्तर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। काफ़ी सालों से वैज्ञानिक आपस में बहस करते आ रहे थे कि अंतरिक्ष और स्पेस को डिवाइड करने वाली लाइन पृथ्वी के सर्कल से कितनी दूर होनी चाहिए। आज भी ऐसा कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 16 लाख किलोमीटर के बीच में होती है। लेकिन पिछले 50 सालों में कई सारी नेशनल लेबोरेटरीज, नेशनल स्पेस एजेंसी और रेगुलेटरी बॉडीज ने एक कॉमन लाइन को पृथ्वी और अंतरिक्ष का डिवाइडर मान लिया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस लाइन का नाम है कार्बन लाइन। जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष को डिवाइड कर रहे थे तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किस बेसिस पर डिवाइड किया जाए। पहले वैज्ञानिक इस ग्रेविटी पोल के जरिए डिवाइड करने की सोच रहे थे, यानी वैज्ञानिक उस एरिया को पृथ्वी और अंतरिक्ष का डिवाइड बनाना चाहते थे। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा हल्का पड़ जाता है, और इतना हो जाता है कि कोई भी फेंकी हुई चीज़ वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाती है।
लेकिन यह एरिया डिफाइन करने में वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। कोई भी फेंकी हुई चीज़ वापस आएगी या नहीं, यह उसकी गति पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर एरिया का कोई भी रोल नहीं था। ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वैज्ञानिक आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुँचे और उन्होंने देखा पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत होने लगती है और सेम उसी एरिया में रॉकेट का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक समझ गए थे कि पृथ्वी यही वह एरिया होने वाला है जो पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड करेगा, और अंत में ऐसा ही हुआ। कार्बन लाइन दो ऐसी एरिया को डिवाइड करती है जहां पर या तो स्पेसक्राफ्ट हो सकता है या फिर एरोप्लेन। अगर स्पेसक्राफ्ट के जरिए में एरोप्लेन को उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो वह उड़ नहीं पाएगा, और अगर एरोप्लेन के एरिया में स्पेसक्राफ्ट को चलाने की कोशिश की जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद होगी। इस लाइन में भी ऑफिशियल तब तक नहीं माना गया जब तक यूनाइटेड नेशन ने इसे एक्सपर्ट नहीं कर लिया। यूनाइटेड नेशन के अप्रूवल के बाद जो भी इंसान 100 किलोमीटर से ऊपर की हाइट पर जाता है तो यूएस की गवर्नमेंट या वहाँ की ट्राइबल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन उस इंसान को एक एस्ट्रोनॉट का दर्जा दे देती है। इस लाइन का नाम हंगरी में पैदा हुए एक ऐसे स्पेस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था जिसका पूरा नाम थियोडोर वॉन कार्बन था। पहले विश्व युद्ध के समय यही वह इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे जो अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाते थे, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 में भी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी किया गया। 1930 में यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए। वहां पर उन्होंने रॉकेट और सुपर सैनिक फाइटर पर काम किया, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया। अंत में 1944 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक जेड प्रोफेशनल लेबोरेटरी चालू की, जहां पर सिर्फ इस बात पर ही रिसर्च की जाती थी कि कैसे अलग अलग तरह के एरोप्लेन और स्पेसक्राफ्ट को हवा और अंतरिक्ष में उड़ाया जाए। आज आप जितने भी रॉकेट के डिजाइन देख रहे हैं, इनमें से 19% रॉकेट इसी लेबोरेटरी में डिजाइन किए जाते हैं। अब यह लेबोरेटरी नासा के अंडर में काम करती है। कार्बन का नाम सिर्फ स्पेस और अर्थ को डिवाइड करने वाली एक लाइन के लिए ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी इंजीनियरिंग के नियमों और इक्वेशन यूज किया जाता है, लेकिन अपनी पॉपुलरिटी एंड प्रोफेशन लेबोरेटरी और कार्बन लाइन की वजह से ही मिली थी, जिन्होंने ही यह कैलकुलेट किया था कि किस एरिया में एरोप्लेन को उड़ाने में दिक्कत होने लगती है और वे ज़्यादा एनर्जी खर्च करने लगते हैं। यह ऐसा एरिया होता है जहां पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि एरोप्लेन का उड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। बाद में जब इन्होंने स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया तो इन्हें पता चला कि यह वही एरिया है जहां पर स्पेसक्राफ्ट अच्छे से काम करना शुरू करते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं। बाद में उन्होंने इस लाइन के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा जो यूनाइटेड नेशन व स्पेशल एजेंसी के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया और इसे अंतरिक्ष और पृथ्वी का एक ऑफिशियल डिवाइडर मान लिया गया। इससे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में काफ़ी सारे डिवीजन हुआ करते थे। सबसे पहला होता था ट्रोपोस्फियर, जो पृथ्वी की सतह से करीब 7.5 मिलियन हेक्टेयर 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। ये एरिया आमतौर पर पूरी तरीके से खाली होता है और हवा पर बहुत ठेस होती है। इस एरिया में एरोप्लेन उड़ाने से काफ़ी ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है और यही कारण है कि पायलट को पहले से ही वार्निंग दी जाती है कि अगर वह इस एरिया में एरोप्लेन को ज़्यादा देर तक उड़ाएंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। सीधी सी बात है, कंपनी को इससे लॉस होता है। अब बात आती है वायुमंडल की दूसरी लेयर, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से
7.5 मिलियन से 31 मील यानी लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में मौजूद होती है। और इसी लेयर में कमर्शियल जेट एयरप्लेन उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर हवा में की परत न तो ज़्यादा मोटी होती है और न ही ज़्यादा पतली होती, जिससे एरोप्लेन काफ़ी आसानी से उड़ जाते हैं और इनमें ईंधन भी कम खर्च होता है। इसके बाद आती है तीसरी लेयर, जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह से 31 मील से 50 मील यानी लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच मौजूद होती है। यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है, जिस वजह से एरोप्लेन को उड़ाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर एरोप्लेन को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस लेयर से 12 मील ऊपर कार्बन लाइन मौजूद होती है। इसके बाद आती है वायुमंडल की चौथी लेयर, थर्मोस्फीयर, जो पृथ्वी की सतह से 50 मील से 440 मील ऊंचाई यानी 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में मौजूद होती है। अंतरिक्ष में जितने भी टेलीस्कोप्स, स्पेस शटल्स जाते हैं वह इसी एरिया में रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इंटरनेशनल स्टेशन भी इसी एरिया में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके अलावा सूर्य से निकलने वाली सोलर तूफान किरणें भी इसी एरिया में नाइट्रेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके अरुणा नाम की इस खूबसूरत नेचुरल फिनोमेना को जन्म देते हैं। पिछले 20 सालों में काफ़ी सारी सैटेलाइट यहाँ जमा हो चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। जब भी कोई नई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो हमेशा यह खतरा बना रहता है कि कोई पुरानी सैटेलाइट उस नई सैटेलाइट में आकर टकरा जाएगी, और ऐसा कई बार हो भी चुका है। अब इसके बाद जो लेयर आती है वो वायुमंडल की आखिरी लेयर है, जिसे एक्सियोस्फीयर कहा जाता है। आखिरी होने के साथ साथ यह वायुमंडल की सबसे बड़ी लेयर भी है, जो पृथ्वी की सतह से 440 मील से 6200 मील ऊंचाई यानी कि 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच में मौजूद होती है। यहाँ पर नॉर्मली भारी सैटेलाइट और टेलीस्कोप्स को भेजा जाता है ताकि वह छोटी छोटी सैटेलाइट से टकरा कर खराब ना हो जाए। कार्बन लाइन के अलावा भी वैज्ञानिकों ने काफ़ी सारी स्पेस और पृथ्वी को डिवाइड करने वाली लाइन की थ्योरी दी है। तो ये था कार्बन लाइन का कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।